अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग। आज हम सेट्स सीखेंगे जो कि क्लास 7 के लेवल का है। ये आपके चैप्टर 1 न्यू गेट अहेड मैथ्स की सीरीज में मौजूद है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप क्लास 6 की वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में सेट्स और उसकी टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं। हम यहाँ पर सेट्स और उसकी टाइप बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे और ऑपरेशंस की तरफ जाएंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे सेट की बहुत ब्रीफली, क्योंकि आप क्लास 6 में ये कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स के साथ नोटेशन हम देखेंगे कैसे सेट रिप्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं सेट के, नल सेट क्या होता है जिसको एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, और आपने दो मेथड सीखे थे, टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टू एक्सप्रेस द सेट। हम यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म सीखेंगे और आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में भी पता है। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आप आराम से कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सेट्स के, क्लास 6 में अगर आपने सही से पढ़ा है। एक्सरसाइज 1.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सेट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ये वीकली होमवर्क है जो आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको कहा गया है कि एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कर लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। इसके साथ साथ डेफिनेशन आपने करनी है तमाम टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं सेट्स में, जिसमें सेट और उसकी टाइप्स और सेट के ऑपरेशंस। सो व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट एक कलेक्शन है, एक मजमुआ है, एक ग्रुप है उन चीजों का जो वेल डिफाइंड होती हैं। वेल डिफाइंड किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कहते हैं वाजे होने को। वाजे होता है उनका मतलब, उनकी एक प्रॉपर्टी मखसूस होती है। जैसे अ सेट ऑफ फ्लावर, तो उसमें सिर्फ फ्लावर्स होंगे, फूलों की बात की जा रही है तो उसमें गेंद की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सेट्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, उसमें 11 खिलाड़ियों के नाम लिखे जाएंगे। अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते हैं, उनमें वही मखसूस पत्ते होंगे और वही एक सेट बना रहे होंगे। अब जैसे अ सेट ऑफ पॉपुलर क्रिकेटर्स, ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि हम इसमें बता नहीं सकते कि वो कौन से पॉपुलर क्रिकेटर्स हैं, किस जगह के हैं। वो पॉपुलर किसी मुल्क में तो होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो उनका सेट अलग होगा। किसी और जगह बात की जाए तो उनका सेट अलग होगा। तो आपको डिफाइन करना है, सही से बताना है कि इस सेट में क्या चीजें हैं। और एग्जांपल इसकी, द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के सेट आप जानते हैं, वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। जो चीज चलती चली जाती है, हमें पता है, उसको हम कहते हैं सो ऑन, यानी इससे आगे और भी तादाद है। एक और एग्जांपल, द सेट ऑफ रिवर्स ऑफ द पंजाब। सो रिवर्स ऑफ पंजाब आर ब्यास, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो ये आपके पास सेट है। इस सेट में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसके बारे में जानते हैं दोबारा से। सेट्स की एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम केक्स ले लें बहुत सारे, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी केक भी है, चीज केक भी है, रेड वेलवेट केक भी है, मैंगो केक भी है, सीजन चल रहा है मैंगो का, तो उसको एक जगह ग्रुप में कर दें तो ये ग्रुप बन जाएगा एक केक्स का, जिसको आ सेट ऑफ केक्स कह सकते हैं। इसी तरह से एक प्लेट है, उसमें बहुत सारी स्कूप रख दी है आइसक्रीम के, तो वो सेट ऑफ आइसक्रीम होगा। तो आई होप कि आपको सेट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों। तो हम आगे अब बढ़ते हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
और सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स में, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में नंबर्स, अल्फाबेट्स, कोई भी नाम लिख दिए जाते हैं जो कि उसके मेंबर्स कहलाते हैं। इसको एलिमेंट भी कहते हैं। सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है अमूमन कैपिटल लेटर्स से। मैथ्स में अगर आप लिखना चाहते हैं सेट को शॉर्ट फॉर्म में, तो आप कैपिटल ए लिख सकते हैं। अब आपने अल्फाबेट लिखने हैं, अल्फाबेट इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, और ये चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। वैसे खत्म तो होते हैं, कहाँ तक खत्म होते हैं? जेड तक खत्म होते हैं, और इसको आप क्लोज कर दें तो ये सेट कहलाया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ए, ई, आई, ओ, यू, ये एलिमेंट्स हैं अगर किसी सेट के, तो आपको पता है कि वॉवल्स का सेट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ, यू, सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसको सेट बनाएंगे अगर, तो हमें लिस्ट आउट करना पड़ेगा कि ए, ई, आई, ओ, यू इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में है। सेट्स के एलिमेंट्स अगर हम चाहते हैं कि वो दूसरे सेट में मौजूद हैं, उसका ताल्लुक बताना चाहें, तो हम यहाँ पर एक सिंबल इस्तेमाल करते हैं बिलोंग्स टू का। इस तरह से सिंबल लगाया जाता है। अब ए, ई, आई, ओ, यू एक सेट है अगर वॉवल्स का, तो यहाँ पर ए इस सेट से बिलोंग करता है क्योंकि उसके अंदर है। तो हम ये सिर्फ एलिमेंट्स के साथ और मेंबर्स के साथ ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, विच मींस बिलोंग्स टू। लेकिन अगर उसमें एक अल्फाबेट बी ले लें जो कि इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो हम यहाँ पर डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे और आगे सेट लिख देंगे। शुरू में आपको याद रहे कि एलिमेंट लिखा जाएगा और बाद में सेट लिखा जाएगा। सेट्स की एक टाइप है नल सेट। नल सेट कहा जाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इसको नल सेट भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है वॉइड सेट। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई चीज अगर है ही नहीं, तो वो नल सेट होगा। जैसे कि अ सेट ऑफ कैट्स विथ टू टेल्स। अब दो दुम वाले जानवर तो होते ही नहीं है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके बीच में कुछ भी नहीं रखते, खाली होता है ये ब्रैकेट। या इसकी सिंबल इस्तेमाल की जाती है फाई, विच इज अ ग्रीक लेटर। इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है फाई। नल सेट को ना तो हम ब्रैकेट के बीच में जीरो रखते हैं क्योंकि ये तो हमें तादाद बताता है, जीरो एक वैल्यू है तो इसका सेट हो जाएगा। और अगर हम ये फाई इस ब्रैकेट में रख दें तो ये भी एक एलिमेंट मौजूद है, विच इज अ ग्रीक लेटर। ग्रीस के लोग ग्रीक लैंग्वेज बोलते हैं, यूनान कहा जाता है इसको उर्दू जुबान में। तो ये नल सेट नहीं कहलाया जाएगा। नल सेट तो सिर्फ आप कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी ना रखें या आप ये सिंबल इस्तेमाल कर लें तो नल सेट होगा। ये नल सेट नहीं हो सकता, ये नल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है। 6th क्लास में हम सेट की फॉर्म दो किस्म के पढ़ते थे। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है जिसमें डिस्क्राइब किया जाए वर्ड्स में। दूसरी हम फॉर्म पढ़ते थे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि लिस्ट कर दें, सारे एलिमेंट्स आप लिख दें। तीसरी फॉर्म हम यहां पर पढ़ेंगे विच इज सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है और टेबुलर फॉर्म क्या होती है। तो टेबुलर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, लिस्ट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नेचुरल नंबर्स हैं 5 तक,
तो 1 2 3 4 5 इसमें सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 5 या लेस देन 6। जिसमें आपने एलिमेंट्स नहीं लिखे। टेबुलर फॉर्म में ज्यादातर सेट्स को लिखा जाता है और ये बहुत ही आसान फॉर्म है। एक और एग्जांपल लेंगे। ये आपके पास सेट बी है जिसमें 2 4 6 सो ऑन 100 तक नंबर्स हैं। तो ये कौन से हो गए? अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, क्योंकि ये मल्टीपल हैं 2 के, अप टू 100 तक। इसी तरह से सेट सी है which is 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। अब नंबर नहीं पता कहां तक खत्म है क्योंकि यहाँ पर आखिर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डॉट 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 लगा हुआ है। तो इसका मतलब सो ऑन चलता जाएगा, तो इसको काउंट नहीं किया जा सकता। और जो अनलिमिटेड होता है उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये भी एक सेट है जिसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया गया है। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नंबर्स अगर लिख दिए जाएं तो वो चलते चले जाते हैं, लेकिन अगर लिमिट लगा दी जाए जैसे अप टू 100 या लेस देन 6 तो ये आपके पास फाइनाइट सेट कहलाते हैं, जिसको हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर स्टेटमेंट की मदद से, वर्ड्स की मदद से सेट लिख दिया जाता है। इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट विच सेटिस्फाइज all the elements of the set, जैसे a set of natural number, a set of even number less than 6, a set of natural number up to 100, और इसमें एग्जांपल दी हुई है a set of multiples of 2 less than 12। तो मल्टीपल ऑफ 2 आपको पता है 2 के मल्टीपल्स कहते हैं 2 की टेबल में जो आने वाले होते हैं। तो a इज इक्वल टू वही इवन नंबर हो गए 2 4 6 8 10। अब 12 इसमें लेस देन लिखा हुआ है, तो जो लेस देन होता है उसको हम शामिल नहीं करते, तो 10 तक रहेगा। इसी तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आप देख चुके हैं, बी है। तो नेचुरल नंबर को स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये कोई लिमिट ही नहीं है, जितने भी नंबर्स हो सकते हैं होंगे। सी, अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 100। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स वो होते हैं जो मल्टीपल नहीं होते 2 के टेबल में नहीं आते। ये 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, कहां तक? 100 तक। अब 100 तो ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो उससे कम वाला 99 ऑड नंबर होगा। यहां तक सेट बना देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो मैथमेटिशियंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप कंडीशन बता देते हैं और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ये साइन, उल्टा दाल और सीधा दाल। इसका मतलब है लेस देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन। अगर हम ये इस्तेमाल करें किसी भी वेरिएबल के साथ और यहां पर लेस देन लिख दें 6, तो हमें ये बताना होगा कि वो किस नंबर से बिलोंग करता है। इसके बगैर हमें नंबर्स लिखने की इजाजत नहीं। तो अगर ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, खत्म ही नहीं होता। तो कहां तक होगा? लेस देन 6। 6 को हटा के जितने भी नंबर्स हैं वो होंगे। 6 से छोटा तो 6 शामिल नहीं होगा। इस तरह से अगर आप कहें x ग्रेटर देन 6 और x अब बताना पड़ेगा किस नंबर से ताल्लुक रखता है। नेचुरल नंबर है, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, होल नंबर्स।
तो यहाँ पर ग्रेटर देन 6 है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चलता जाता है, तो 6 इसमें शामिल नहीं होगा, 6 से बड़ा होगा 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। लेकिन शामिल कब होंगे, जब यहाँ पर लेस देन के नीचे बार भी आ जाएगा, तो इसका मतलब है लेस देन एंड इक्वल टू, तो इक्वल भी होगा। अब x लेस देन एंड इक्वल टू 6 हो, तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 भी शामिल कर दें। इसी तरह से ग्रेटर देन एंड नीचे बार भी आ जाए, तो इसका मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो 6 भी शामिल हो जाएगा। तो शामिल कब होगा, जब नीचे बार लगाया जाएगा। अगर नीचे बार नहीं है तो इसका मतलब उसको शामिल ना करें। ये सिंबल्स बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि इक्वल का मतलब क्या होता है। इक्वल जब लगेगा तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ वही नंबर होगा। तो यहाँ पर सिंबल्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 ये इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा एक सिंबल हम ये इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है सच दैट। अब यहाँ पर एक सेट बिल्डर फॉर्म अगर देखें तो क्या क्या चीजें होती हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें एक ये वेरिएबल होता है जिससे हम शो करते हैं कि ये एलिमेंट उस सेट में मौजूद है, जो कि उसकी टाइप बताता है, कौन से टाइप का नंबर है। जैसे ये R लिखा हुआ है, इस R का मतलब है रियल नंबर। अगर N लिखा होगा तो उसका मतलब होगा नेचुरल नंबर। आपको पता है ये बिलोंग्स टू का साइन है। यहाँ पर ये बार एक लगा दिया गया है जिसका मतलब है सच दैट। ये सच दैट क्यों इस्तेमाल किया है, एक तो ये कि इसमें और बात करनी है नंबर की बिलोंगिंग के अलावा, हमें ये भी बताना है कि कहां से लेकर कहां तक नंबर्स होंगे, तो हम यहाँ पर बार ऐसा लगा देते हैं सच दैट, और फिर उसके आगे कंडीशन लिखी जाती है। इस कंडीशन में आप बताते हैं ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, या लेस देन एंड इक्वल टू है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब है कि 3 और उससे बड़ा। आइए इसकी और एग्जांपल लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म करने से पहले नोटेशंस और नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नोटेशंस तो आपको पता है कि हम कौन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सच दैट। अच्छा, ये अगर लगा दें तो एंड इसकी जगह लिखा जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू। ये सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जिसमें आपको इवन नंबर के बारे में तो पता है कि ये मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये नंबर अनलिमिटेड हैं, इनफाइनाइट हैं, इसीलिए आगे डॉट 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 लगा है। ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर्स आपको पता है कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, अपने नंबर से डिवाइड होते हैं, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये स्टार्ट ही होता है 2 से, 3 5 7 अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। इसमें 4 नहीं आया क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 अपने से भी डिवाइड होता है। 6 नहीं आया, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 6 अपने नंबर से भी डिवाइड होता है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद 11 के बाद 13 और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो प्राइम हैं। नेचुरल नंबर, सबसे पहले नंबर्स जो आते हैं बहुत ही सिंपल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और किए जाते हैं।
होल नंबर्स में 0 को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और बाकी ये नेचुरल नंबर्स की तरह ही है। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1, -2, -3। अब ये याद रहे कि जो माइनस में होता है नंबर वो छोटा होता जाता है जैसे ही इनकी सीक्वेंस बढ़ती है, यानी -1 से छोटा -2 है, -2 से -3 छोटा है। अब नेगेटिव नंबर्स आपको पता है -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, लेकिन -1 में एक वैल्यू ऐड कर दें, +1 कर दें तो 0 आ जाता है। तो यहाँ से शो होता है कि हम जैसे ही नेगेटिव नंबर्स में और माइनस करेंगे तो -2 की वैल्यू आ जाएगी, -3 आ सकता है। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर छोटी से छोटी होती जाती है माइनस करने पर। चलें, इन नंबर्स के बारे में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे की एक्सरसाइजेस में कि कैसे नेगेटिव नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर तो हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये कुछ नंबर्स होते हैं जिनके साथ माइनस लगा हुआ होता है। दूसरा ये भी याद रहे कि -2 यहाँ पर -1 से बड़ा नहीं होगा, -2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। इस तरह से वैल्यूज जो है वो पहले लिखी जाएंगी और पहले डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब कि और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। इनको नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और जो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स का तो मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव वैल्यूज वाली, नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव वैल्यूज वाली। चलें, आप सेट बिल्डर फॉर्म सीख सकते हैं क्योंकि हमें नोटेशंस भी पता चल गई हैं और टाइप्स ऑफ नंबर्स भी पता चल गए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ सेट इन विच वी यूज मैथमेटिकल नोटेशंस टू एक्सप्रेस द सेट। तो इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। ये नोटेशंस क्या हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं चीजों को। यहां पर एक लफ्ज देखा था कंडीशन का, तो सच दैट से पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, यानी वो वैल्यू जो वेरी कर सकती है, और फिर सच दैट लगाने के बाद हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन कहते हैं पाबंद करने को। इसमें पाबंदी लगा दी जाती है कि भाई इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल। ये सारी कंडीशंस हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं। हमें यहाँ नंबर्स बताए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल 50। तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन से नंबर्स हैं? ये नेचुरल नंबर्स हैं। और कहां तक हैं? 50 तक। अगर इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म करें तो ये नेचुरल नंबर अप टू 50। लेकिन नोटेशंस का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर पहले कोई भी एलिमेंट लेना पड़ेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर x लिखा जाता है। वेरिएबल के लिए ज्यादातर x इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट होता है n। अब यहाँ पर और अगर बातें लिखनी है तो एंड x जो है इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 50। इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपके पास सेट हो गया, सेट बी। और भी इसके तरीके हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या होता है कि 1 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 50, ये हमें रेंज बता दी जाती है कि यहां से लेकर यहां तक होगा। इसका मतलब है कि ये 1 से स्टार्ट होगा और ये लेस देन है तो ये एंड होगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि नेचुरल नंबर तो 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 लिखने की जहमत ही नहीं की। ये भी ठीक है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे।
विच इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये क्या है? ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स का सेट ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि x इज एन इवन नंबर। बिलोंगिंग की जगह थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको प्योर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम यहां पर लिखेंगे x एक वैल्यू है, कोई भी एलिमेंट है, सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर, एंड के लिए यहां पर सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 14। तो 14 तक है, ये 14 भी शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर लेस देन एंड इक्वल टू नहीं लिखना चाहते, तो आप सिर्फ लेस देन लिख दें, लेस देन 15 लिख दें, लेस देन 16 लिख दें, तो वो शामिल ही नहीं होगा। अब 15 तो होता ही नहीं है, तो उससे छोटा 14 ही है, तो 14 उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन 15 हो ही नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर ही नहीं है। लेकिन अगर 16 लिखेंगे तो 16 इवन नंबर है, लेकिन ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन ना होने पर ये 16 शामिल नहीं होगा। तो कोई भी नंबर को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट लिखते हैं स्मॉल लेटर में, एक्स इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। फिर उसके बाद ये वेरिएबल लिखने के बाद हम उसकी कंडीशन बताते हैं, बिलोंग किससे करता है। तो अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो नेचुरल नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद अगर आपको और बातें लिखनी है तो ये एंड इस्तेमाल करते हैं, और फिर बता देते हैं कि x लेस देन एंड इक्वल टू कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो ये कंडीशन और बता दी। तो इसमें दो कंडीशंस हैं, एक बिलोंगिंग बताएगी और एक लिमिट बताएगी कि कहां तक जाएगा। ये साइन एंड इसको कहते हैं। चलें अब यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में करके देखते हैं। तो ये आपके पास एक सेट है D, यहां पर देखें आप P इस्तेमाल कर लिया, तो कोई भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं किसी भी अल्फाबेट से। सो P इज फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, पहले तो जानेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होते हैं। मल्टीपल ऑफ 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो फर्स्ट 4 का है 1 2 3 4, तो ये मल्टीपल्स हैं, इनको आप लिख लें सेट में। नेक्स्ट है अ सेट इन विच y such that y is multiple of 3 and y belongs to natural number। तो ये बता दिया कि नेचुरल नंबर से ताल्लुक रखता है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 कहां तक जाएगा, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि कहां तक है। पहले तो बता दिया था कि फर्स्ट 4, लेकिन यहां सिर्फ बताया कि बिलोंग कहां तक करता है। तो जरूरी नहीं है कि लिमिट बताई जाए, अगर लिमिट बताई नहीं जाएगी तो अनलिमिटेड हो सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं, जैसे कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, क्या है ये, इसमें हर एलिमेंट बताया हुआ है, हर नाम लिखा हुआ है। तो ये टेबुलर फॉर्म है। इसकी अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखें तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से 2 4 6 एंड सो ऑन, इसमें एलिमेंट बताए गए हैं। और ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सिमिलरली 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स हैं। तो अपनी नोटबुक में आपने डेफिनेशंस लिखनी है। अब तक जो सीखा है, सेट, नल सेट, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जो कुछ भी मैंने लिखा है वो सब कुछ आप लिखें।
इसके अलावा आपने एग्जाम्पल्स लिखनी है, 3 एग्जाम्पल्स लिखी जाती हैं कम से कम। और अब एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं, तो इसको भी आपने नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी सिंबल यूज की गई है, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, कि ये बिलोंग करता है किसी सेट से, और ये डज नॉट बिलोंग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बस एक एक लाइन लिखनी है इन सवालात के बाद। तो पहले तो सेट देख लें क्या है। सेट यहाँ पर दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 5 7। तो यहाँ पर क्या क्या है सेट a में? सेट a में 2 3 5 7 है, तो हम कह सकते हैं 2 3 5 7 ये सब बिलोंग करते हैं सेट A से, सब सेट A में मौजूद हैं। तो ट्रू क्या हुआ? पहला वाला देखें तो 2 बिलोंग्स टू A। दूसरा वाला देखें 3 डज नॉट बिलोंग टू A, दिस इज रॉन्ग, यहां पर तो है। 5 डज नॉट बिलोंग टू A, दिस इज रॉन्ग, यहां तो बिलोंग करता है। 9 डज नॉट बिलोंग टू A, बिल्कुल सही है क्योंकि 9 तो है ही नहीं। 7 बिलोंग्स टू A, सही है बिल्कुल। 13 डज नॉट बिलोंग टू A, 13 तो नंबर है ही नहीं। 3 बिलोंग्स टू A, नंबर है, ट्रू। 6 बिलोंग्स टू A, 6 यहां पर है नहीं है, गलत हो गया। यहां पर अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है और आपसे कहा गया है कि टेबुलर फॉर्म लिखिए। तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर आपको ये बाकी करने होंगे खुद से। तो पहला यहाँ पर है नेचुरल नंबर लेस देन 12, सेट ए है। अब आपने ये पूरा सवाल उतारना है, उसके बाद आपने टेबुलर फॉर्म बनानी है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या 12 आएगा? या तो लेस देन 12 लिखा है, अगर लेस देन लिखा हो सिर्फ तो 12 नहीं आएगा। लेस देन एंड इक्वल टू लिखा हो तो 12 शामिल करेंगे। अच्छा, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 2 3, उसके बाद सो ऑन 11 तक। लेकिन अगर आपके पास ये एक लाइन में आ रहा है तो आप इसको पूरा लिखें। क्वेश्चन नंबर बी, सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 15। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो मल्टीपल नहीं होते 2 के। 1 3 5 7 9 11 13 15। तो कहां तक लिखेंगे? 15 से छोटा है तो 13 तक लिखेंगे, 15 शामिल नहीं होगा। बाकी भी आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको तमाम नंबर्स पता हो। इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज खत्म हुई। हम यहाँ पर ये 2 टाइप्स करेंगे, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। लेकिन सेट की 3 टाइप्स होती हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड नल सेट। नल सेट आपने जो पहले किया वो भी टाइप है, तीसरी टाइप है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट होता है जिसकी तादाद मखसूस होती है, लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। इसकी वैल्यू कहीं से शुरू होती है और कहीं तक खत्म होती है, जबकि इनफाइनाइट अनलिमिटेड होता है, इसकी वैल्यू खत्म नहीं होती। नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो फाइनाइट सेट की एग्जांपल्स हैं 6 7 8 9 10 11। ये नेचुरल नंबर्स हैं, 6 से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 तक खत्म हो रहे हैं। 10 12 14 एंड सो ऑन 24। अगर ये सो ऑन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट है। ये तब तक इनफाइनाइट नहीं होगा जब तक इसका स्टार्ट और एंड है।
अब यहाँ पर स्टार्ट ये 10 से हो रहा है, 12 है, 14 है, तो ये इवन नंबर्स हैं, और ये 24 पर एंड हो रहा है, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे। इसी तरह से एक नंबर वाला, एक एलिमेंट वाला सेट आपको पता है सिंगलटन सेट कहलाता है। फाइनाइट सेट को काउंट किया जा सकता है, लेकिन इनफाइनाइट सेट में लातादाद होते हैं, तो इनको काउंट नहीं किया जा सकता। और इसमें डॉट 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 सो ऑन लिखने के बाद कोई नंबर नहीं होता। एक्सरसाइज 1.2 में आपने सिर्फ यही बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर ए, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 काउंट किए जा सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। लेकिन क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ है, तो ये सीरीज चलती जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट है, इसको काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से आपने बाकी भी करने। अब ये जी और एच, इसमें प्राइम नंबर्स का जिक्र है, तो प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स जो डिवाइड अपने नंबर से होते हैं लेकिन दूसरे नंबर से नहीं होते। लेकिन यहाँ पर लेस देन ज्यादातर फाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि लेस देन यहाँ पर नंबर 10 से छोटे, लेकिन ग्रेटर देन फाइनाइट नहीं हो सकते कभी। अगर आपको सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हो, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर 10 से छोटा कहा है, तो 10 शामिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 प्राइम नंबर ही नहीं है। तो 10 से छोटा 7 तक है, तो यहाँ तक सेट बना लेंगे। तो इसमें काउंट करें 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये फाइनाइट है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन लिखा हो, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट हो सकता है। कैसे? 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। तो 10 से बड़े इसको हटा दें, बाकी ये सेट होगा, तो इसमें आपके पास डॉट 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 है, खत्म नहीं हो रहा नंबर, तो ये इनफाइनाइट है। अब शुरू होता है चैप्टर 1। क्लास 7 में ऑपरेशन सिखाए जाते हैं, कैसे सेट्स को सॉल्व किया जाता है, तो हम ऑपरेशन सीखेंगे। ऑफ सेट्स। सो व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ सेट? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, इसी तरह से सेट्स के भी ऑपरेशंस हैं, लेकिन सेट्स के ऑपरेशंस यहाँ पर अलग हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन इस तरह से बनाया जाता है, सिंबल इनके बिल्कुल अलग है। डिफरेंस, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ ये पहले 3 सीखेंगे। सो नंबर 1, यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन का मतलब है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना। 2 सेट्स अगर आपको दिए हैं, तो उनको अगर हम कंबाइन कर दें, तो वो उसकी यूनियन कहलाई जाएगी। जैसे यहां पर सेट ए है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सेट बी है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ए को कंबाइन करना है बी के साथ, हम इस तरह से लिखते हैं। ए एक सेट है, बी एक सेट है, उसके बीच में ये यूनियन लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पहले सेट के आगे और एलिमेंट्स लग जाते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लगा दिया, कंबाइन कर दिया एक ही सेट में और ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो ये ए और बी का यूनियन कहलाया जाएगा। अब एक और एग्जांपल है, जिसमें एक सेट है ए बी सी और एक सेट है बी सी डी। यहां पर ए बी सी कंबाइन कर दिए जाएंगे, बी सी डी लिख दिया जाएगा आगे। लेकिन अगर इसमें वो एलिमेंट्स पहले से मौजूद हैं, तो हम उनको नहीं लिखते, तो सिर्फ इजाफी लिखा जाएगा जो डी है। तो जो सेट बन रहा है x यूनियन y, x को कंबाइन किया है y के साथ,
तो ए बी सी एक्स के पास था और वाई के पास बी सी और डी है, तो सिर्फ इजाफी इसमें डी आया। हम 2 दफा इसमें बी और सी को नहीं लिखेंगे। एक और एग्जांपल है, ए यूनियन बी निकालिए, फाइंड ए यूनियन बी। आपके पास सवाल इसी तरह से आया करेगा, व्हेन a is equal to 1 2 3 and b is equal to 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 a के पास है, b के पास 2 3 4 है, तो इजाफी क्या है 4। तो जो सेट बनेगा a यूनियन b is equal to 1 2 3 पहले है, 4 इजाफी है तो उसमें शामिल हो गया। हमने कंबाइन कर दिया दोनों को। इसको हम लिखते कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यूनियन ऑफ A एंड B, इस तरह से लिखते हैं। तो जो भी सवाल करेंगे उसमें सॉल्यूशन करने पर स्टेप्स पूरे दिखाने होंगे और स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहां पर अब हमें पता है कि यूनियन में 2 सेट्स हों, उनके कोई एलिमेंट्स हैं, तो उनको कैसे कंबाइन किया जाता है, वो एक ही सेट बना लेते हैं। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पहले सेट लिखेंगे कि सेट क्या क्या गिवन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 2 3 4 5 6। हेडिंग डाली जाएगी सॉल्यूशन की, मार्कर से हेडिंग डालेंगे और फिर यहाँ पर हेडिंग डाली जाएगी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं, यूनियन ऑफ ए एंड बी, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी पहले ए लिखा जाएगा 1 2 3 4, बीच में यूनियन का साइन आएगा, फिर हम बी लिखेंगे 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसको हम कंबाइन करेंगे, और कंबाइन कैसे होगा, इसमें 1 2 3 4 पहले से हैं, तो इससे आगे वाले जो वैल्यूज हैं, जो इसके अलावा वैल्यूज हैं, वो लिख दी जाएंगी। तो 2 3 4 है इसमें शामिल, 5 6 हमें लिखना होगा। तो जगह खत्म हो गई मेरे पास, चलें इसी के नीचे कर लेते हैं, ए यूनियन बी will be equal to 1 2 3 4 5 6 इजाफी हैं। तो ये हमने कंबाइन कर दिया दोनों सेट्स को। सेकंड ऑपरेशन कहलाया जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में 2 सेट्स में जो कॉमन होता है उनका सेट बना दिया जाता है। जैसे यहां पर अगर देखें तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों को हमने एक सेट में लिख दिया, एक सेट में बना दिया। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल कॉमन मेंबर्स ऑफ 2 सेट्स। यहां पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 2 3 4 5 6। तो इनमें कॉमन क्या है, 2 3 4, तो सेट क्या बना 2 3 4। इसी तरह से एक सेट है 1 3 5 7 8 और दूसरा सेट है 1 5 9। तो इनमें कॉमन तलाश करते हैं 1 5, तो 1 और 5 का ये सेट बन गया, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। इसमें भी बिल्कुल वही हेडिंग डलेगी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। स्टेप्स में हेडिंग डालना बहुत जरूरी है, तो हेडिंग लाजमी डालें। एक एग्जांपल है a इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, और दूसरा b इज इक्वल टू 3 एंड 4। अब यहां पर तो कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो जब एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम नल सेट बनाते हैं। तो जो a इंटरसेक्शन b है वो एक नल सेट होगा।
यानी खाली सेट, कुछ भी नहीं है इसमें। अब तीसरा ऑपरेशन यहाँ पर है डिफरेंस का। तो डिफरेंस में क्या किया जाता है, हम यहाँ पर पहले सेट को तरजीह देते हैं और पहले सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन सेट बी। पहले सेट में वो एलिमेंट्स जो सेट दूसरे में नहीं है। तभी तो जब डिफरेंस लिया जाता है तो पहले सेट में वो एलिमेंट्स निकाल देते हैं जो दूसरे सेट में होते हैं, तो कौन सा बचेगा, वो एलिमेंट जो नहीं होगा दूसरे सेट में। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। तो एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, दूसरा सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6। तो क्या क्या इसमें मौजूद है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है। क्या नहीं है दूसरे सेट में, 1 नहीं है। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1। लेकिन जब हम यहाँ पर दूसरे सेट की बात करेंगे, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अगर आप a माइनस बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो यहां पर हमारे पास एक बचा, लेकिन b माइनस a अगर लिखा जाएगा तो फिर b को तरजीह दी जाएगी। और b में क्या मौजूद है जो a में नहीं है, 5 और 6। चलिए इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करने की कोशिश करते हैं अब। तो कैसे आपने करना है, पहले सेट लिखना है a और b, फिर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। फिर हमें यहां पर लिखना है डिफरेंस ऑफ a एंड b। अब यहां पर a माइनस बी लिखेंगे तो पहले a लिखा जाएगा। चलें दूसरा सवाल करते हैं। तो उसमें a है 1 3 5 7 8 माइनस b है 1 5 9। तो इसमें से क्या क्या निकाल रहे हैं, इसमें 1 है निकाल दिया, 5 है निकाल दिया, 9 नहीं है। तो पहले हम a को देखेंगे, a में क्या है जो b में नहीं है, 3 7 8। तो यहां पर a माइनस b हो जाएगा 3 7 8। लेकिन जब हम यहां पर डिफरेंस ऑफ b एंड a करेंगे तो b माइनस a, यहां पर b है 1 5 9 और a है 1 3 5 7 8। तो 1 निकल गया, 5 निकल गया, 9 नहीं है। क्या चीज नहीं है दूसरे सेट में, 9 नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर a माइनस बी करें तो अलग सेट आ रहा है और b माइनस a करें तो अलग सेट आ रहा है। यहाँ पर ख्याल रखेंगे, जबकि a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b में ऑर्डर चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। a यूनियन b करें तो b यूनियन a दोनों एक ही होंगे, a इंटरसेक्शन b करें, b इंटरसेक्शन a करें, एक ही होंगे। लेकिन a डिफरेंस b, b डिफरेंस a बराबर नहीं हो सकते। ये 3 ऑपरेशंस हमने सीख लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक ऑपरेशन रहता है जिसके लिए हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स और देखेंगे। एक डिसजॉइंट सेट कहलाया जाता है। डिसजॉइंट सेट्स दरअसल रिलेशन बताता है, ये ताल्लुक बताता है दो सेट्स में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ देयर इज नो एलिमेंट्स इन कॉमन द टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट अगर a और b हैं तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाए जाएंगे अगर कोई उनमें एलिमेंट कॉमन ना हो। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपके पास एक ट्रे है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये एक सेट है, अ सेट ऑफ फ्रूट। और एक जगह है जहां पर जानवर हैं, ये जू है, ये भी एक सेट है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट है।
इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो इन डिसजॉइंट सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा नल सेट आता है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा नल सेट आता है। लेकिन अगर आप इनका यूनियन कर दें तो इन जानवरों की तो ईद हो जाएगी, इनको फल मिल जाएंगे। तो फल के साथ साथ ये जानवर भी आ गए, तो ये एक सेट हो गया जिसमें जानवर भी हैं और फ्रूट भी हैं। तो यूनियन तो कॉम्बिनेशन को बताता है, लेकिन इंटरसेक्शन बताता है कि उनमें क्या कॉमन है। ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। ये वो सेट है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। If two sets have at least one element common, then they are called overlapping set. तो इसका मतलब ये कि आपका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो कॉमन है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि एक सेट है 2, 6, 5 और 5, 6, 7। यहाँ पर कॉमन क्या है? इसमें 5 है, इसमें 6 है, दोनों में कॉमन। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 और 6, जो कि नल सेट नहीं है। तो B और C ओवरलैपिंग सेट्स कहलाए जाएंगे। इसकी एक पिक्चर देखते हैं। हमारे पास एक सेट है जो पियानो बजा सकते हैं और एक सेट है जो गिटार बजा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो पियानो बजा सकते हैं वो गिटार ना बजा सकें। कुछ पियानो बजाने वाले गिटार भी बजा सकते हैं और कुछ गिटार बजाने वाले पियानो भी बजा सकते हैं। या इस तरह से देख लें कि एक सेट है जिसमें लोग मौजूद हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं और दूसरा सेट है जिसमें लोग फुटबॉल खेल सकते हैं। तो जरूरी नहीं जो क्रिकेट खेल सकते हैं वो फुटबॉल ना खेल सकें। तो उनमें कॉमन तो होंगे, जो फुटबॉल भी खेल सकते हैं और क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो लोग होंगे जो दोनों काम कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट कहते हैं जिनमें कोई कॉमन तो हो। अब आपने सबसेट के बारे में तो पढ़ा होगा कि कोई भी सेट जिसमें वो एलिमेंट्स मौजूद हों, या तो वो हूबहू वही हों या फिर उसमें एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स कम हो जाएं, तो ऐसे सेट को सबसेट कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमें बताया गया है कि एक सेट है जो ह्यूमंस का है, जिसमें इंसान है। एक सेट है जो एनिमल्स का है। तो एनिमल्स में ह्यूमंस भी शामिल होते हैं। तो ह्यूमंस सबसेट हैं एनिमल्स के। एक सेट हम और देख सकते हैं जो प्लांट्स का है। इसमें सारे दरख्त, फूल, पौधे आते हैं। ये प्लांट्स एनिमल से डिफरेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स डिसजॉइंट सेट हैं। जो सबसेट होता है वो ओवरलैपिंग सेट भी हो सकता है, क्योंकि देखें ह्यूमंस जो हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं। किंगडम एनिमेलिया में ह्यूमंस भी आते हैं। लेकिन आपने ये पढ़ा था कि दो किस्म की चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स में इंसान, जानवर और फूल, पौधे सब आते हैं। तो इन तमाम सेट्स की जो कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा अगर कोई सेट मौजूद नहीं है और एक बड़ा सेट बना लिया जाए तो इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इट इज अ सेट इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, which consists of all elements of all the sets is called universal set। और यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है, जबकि तमाम सेट्स इसके सबसेट होते हैं। तो प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स किसके सबसेट हुए?
लिविंग थिंग्स के। यहां पर एक ऑपरेशन आखिरी है और उसको करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं ऐसा सेट जिसमें वो चीजें मौजूद नहीं हैं जो यूनिवर्सल सेट में है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेट अगर है ए तो उसके ऊपर डैश लगा दें और ये हो जाएगा यू डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से बनाया जाता है। ये यूनियन नहीं होता, इसको यूनिवर्सल सेट का साइन कहा जाता है। तो यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस ले लें सेट ए से, उस सेट से जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगाया गया है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं है यूनिवर्सल सेट में है उनको लिख दिया जाता है। सो एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल है जिसमें हमने ये बताना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों में सेट्स एक जैसे बनेंगे। इसीलिए लिखा है कि प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, जब फाइंड करना हो तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, लेकिन जब प्रूव लिखा हो तो हम प्रूफ की हेडिंग डालते हैं। तो हमें सबूत देना है, इसीलिए जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रूफ कहलाया जाएगा। चलिए एक सवाल मैं आपको समझाता हूं कैसे इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट गिवन है जिसमें ए है 1 2 3, बी है 1 2 4। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां पर बीच में लाइन भी एक लगा देता हूं। तो सॉल्यूशन यहां पर नहीं लिखेंगे, प्रूफ की हेडिंग डालेंगे क्योंकि हमें यहां पर सबूत चाहिए कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए यूनियन बी चाहिए। तो इट इज यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर ए यूनियन बी इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब ए यहां पर है 1 2 3 और बी यहां पर है 1 2 4, बीच में यूनियन का साइन लगा दिया। तो यहां पर हम इसको कंबाइन कर देंगे, पहले 1 2 3 वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में है और फिर बी में जो चीज इजाफी है वो इसमें शामिल हो जाएगी। तो ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। अब हम इसको इक्वेशन कहते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 इस तरह से कह सकते हैं। बी यूनियन ए के लिए लिखेंगे यूनियन ऑफ बी एंड ए। तो इसको लिखेंगे बी यूनियन ए। बी यहां पर है 1 2 4, यूनियन ए यहां पर है 1 2 3। तो बी यूनियन ए हो जाएगा, पहले 1 2 4 है और इजाफी यहां पर 3 है, लेकिन इसका ऑर्डर हम सही कर देंगे। तो 1 2 3 4 अगर लिखें तो एलिमेंट तो वही है इसमें। तो बी यूनियन ए हमारे पास 1 2 3 4 आ गया, ये इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 1 में भी देखें आपके पास एक साइड होती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो उल्टे हाथ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है और सीधे हाथ पर हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ देखेंगे तो हम कहते हैं कि कंपेयर करवाएं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन हमारे पास ये पहली वाली है जिसमें राइट हैंड साइड क्या है 1 2 3 4, और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड अगर आप देखें इक्वेशन 1 में ये है, इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड ऊपर लिखा हुआ है ये भी सेम है 1 2 3 4। तो जब ये सेम होंगी तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कही जाएंगी। तो ए यूनियन बी ये रही, और इक्वेशन 2 में ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये बराबर हो जाएगी बी यूनियन ए के। तो हमें पता चल गया कि यूनियन
में ऑर्डर कुछ भी हो जाए आंसर सेम आएगा। तो प्रूफ कर दिया तो हम लिख देंगे प्रूफ। तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन का एक सवाल है और इंटरसेक्शन में हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B बराबर है B इंटरसेक्शन A के। बिल्कुल इसी तरह से हम इंटरसेक्शन भी परफॉर्म करेंगे और A इंटरसेक्शन B में ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है 0 1 2, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे 1 2 3, सेट B है। इनमें कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर 1 है, कॉमन यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1, 2, ये दो एलिमेंट्स कॉमन है तो इनको हम लिख देंगे सेट्स में। इसी तरह से इंटरसेक्शन ऑफ B एंड A, तो ऑर्डर चेंज करने से क्या कोई फर्क पड़ता है? देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर सेट B है, इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, कॉमन तलाश कर रहे हैं 0 1 2 जो सेट A है। तो यहाँ पर कॉमन हम देख सकते हैं 1 और 2 वही कॉमन है, तो B इंटरसेक्शन A विल बी 1, 2। अब हमारे पास A इंटरसेक्शन B है, इसको इक्वेशन 1 कह दें और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड है इनकी और राइट हैंड साइड ये होती हैं जो सीधे हाथ पर लिखी हैं। तो हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने पर अगर हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों की बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। ये रूल है मैथ्स का कि अगर कोई साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड हम बराबर कर देते हैं जो नहीं दिख रही होती बराबर। तो ऑर्डर हमारे पास चेंज करने पर ना यूनियन में कोई फर्क आया ना इंटरसेक्शन में कोई फर्क आया, तो ये प्रूफ हो गया। अब यहां पर देखें डिफरेंस जब कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रूफ करने का नहीं कहा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो बराबर नहीं होता अगर ऑर्डर चेंज किया जाए। तो डिफरेंस है क्या चीज? डिफरेंस में हम देखते हैं कि जो चीज सेट B में मौजूद नहीं है उसको लिख देते हैं, या B पहले लिखा जाए तो वो चीज सेट A में मौजूद नहीं है वो लिख देते हैं। तो डिफरेंस के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें प्रूफ करने का नहीं कहा, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही सॉल्यूशन शुरू होता है। अब हमें पहले यहाँ पर डिफरेंस निकालना है A और B का। तो डिफरेंस ऑफ A एंड B लिखेंगे और फिर इसके बाद पेन से A माइनस B इज इक्वल टू A लिखेंगे 10, 20, 30, 40 माइनस 30, 40, 50। तो यहां पर हम देखेंगे कौन सी चीजें इसमें मौजूद हैं। 30 है निकाल देंगे, 40 है निकाल देंगे, और सिर्फ पहले सेट में देखेंगे कि कौन सी चीजें दूसरे सेट में नहीं है। तो 10 और 20 नहीं है, तो हम यहाँ पर जब डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 20। अब इसी तरह से डिफरेंस लेंगे B और A का। तो B माइनस A, यहाँ पर B पहले लिखेंगे 30, 40, 50 माइनस A 10, 20, 30, 40। अब इसमें देखेंगे कौन सी चीजें मौजूद हैं वो निकाल दें। 30 है, 40 है, 50 नहीं है दूसरे सेट में, तो हम पहले को तरजीह देते हैं, पहली वाली ही लिखते हैं, दूसरी वाली नहीं लिखते। तो 50 इसमें लिख दिया जाएगा। अब देखें दोनों में आंसर्स चेंज आए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरे वाले की नहीं लिख रहे, तो दूसरे वाली में भी तो मौजूद हैं जो चीजें पहली वाली में नहीं है। तो ऐसा डिफरेंस में कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम दूसरे वाले को भी लिखें, तो ये नहीं लिखे जाएंगे।
एक डिफरेंस होता है जिसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, जो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन इस डिफरेंस में हम सिर्फ पहले वाले की वैल्यूज जो दूसरे में नहीं है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका ये आंसर आ गया। इसको या तो आप अंडरलाइन कर दें या बॉक्स बना लें, जो आंसर लिखते हैं वो बॉक्स में लिखा जाता है और आगे आंसर लिखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने खुद से करने हैं। इसमें बहुत सारे सेट्स बता दिए गए हैं और उसमें आपने ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है। तो पहले तो वो आप सेट लिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सवाल में जो पहला पार्ट है इसमें ए और बी चाहिए, तो सिर्फ ए और बी लिख के आप सोल्यूशन करेंगे उसका। इसी तरह से दूसरे में ए और सी है तो सिर्फ ए और सी लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ऐसा है जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है। ये अगर आपको ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये सवाल इसमें एलिमेंट्स नहीं होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर ही होगा इसका। अब ए और बी निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हमें पता है कौन से कंबाइन हो रहे हैं। लेकिन आर और एस जिसमें लिखा है ऑल हु प्ले हॉकी और एस में लिखा है ऑल हु प्ले फुटबॉल, तो आर और एस का यूनियन और इंटरसेक्शन ये लॉजिकल है। अब मैंने आपको बताया था कि आर यूनियन एस का मतलब है कि कंबाइन कर लें ऑल हु प्ले हॉकी और ऑल हु प्ले फुटबॉल, तो यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये कंप्यूटर साइंस में इनको लॉजिक गेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, लॉजिकल आंसर्स होते हैं ये। तो इसका जो लॉजिकल आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूं, इसको सिर्फ समझ लीजिएगा। तो आर यूनियन एस का मतलब है ऑल हु प्ले हॉकी, कंबाइन कर दें ऑल हु प्ले फुटबॉल के साथ, तो ऑल हु प्ले हॉकी और फुटबॉल इसका आंसर होगा। इसका मतलब यह है कि या तो वो हॉकी खेलने वाले हैं या वो फुटबॉल खेलने वाले हैं, तो सारे इसमें कंबाइंड हैं। इसमें हॉकी खेलने वाले भी मौजूद हैं और फुटबॉल खेलने वाले भी मौजूद हैं। उनमें जरूरी नहीं है कि किसी को दोनों में महारत हो, या तो वो हॉकी खेल सकते हैं या वो फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन एंड जब होगा तो उसका मतलब है ऑल हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, यही इसका आंसर भी है। तो ऑल हु प्ले हॉकी एंड फुटबॉल में वो होंगे जो दोनों में महारत रखते हैं, हॉकी भी खेल सकते हैं फुटबॉल भी खेल सकते हैं। यहां पर हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में तो पढ़ा, लेकिन यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की एग्जांपल्स नहीं की। चलिए यूनिवर्सल सेट एक दफा और कर लेते हैं। सेट होता है जिसमें सारे सेट होते हैं, वो तमाम सेट्स का सुपर सेट होता है। अगर एक सेट है ए जिसमें है आपके पास 1 2 3 4, एक सेट है बी जिसके आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6, एक सेट है सी जिसमें एलिमेंट हैं 1 5। तो यहां पर तमाम एलिमेंट्स यानी ये तमाम सेट्स का यूनियन होगा, और इस यूनिवर्सल सेट में हो सकता है कि यूनियन ना हो, इजाफी एलिमेंट्स भी हो। तो ये लिख सकते हैं, बना सकते हैं यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, इजाफी 7 भी कर दें 8 भी कर दें, ये आपको गिवन होगा। जब आप सवाल करेंगे तो गिवन होगा। अभी तो मजे की बात ये कि गिवन हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ही नहीं है ऐसा। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट में अगर ए का निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे उस सेट को, बी का निकाल रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे बी को, सी का निकाल रहे हैं यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे सी को। अब यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है तो हमें
पता है यूनिवर्सल सेट अभी लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर दें 1 2 3 4 तो इसमें से कौन से कैंसिल हो रहे हैं 1 इसमें है 2 निकाल दें 3 निकाल दें 4 निकाल दें तो बचेगा क्या वो चीजें जो ए में मौजूद नहीं 5 6 7 8 तो ए का कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब ये है कि ये ए का वो सेट है जो उसमें एलिमेंट्स नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि कौन कौन से ऑपरेशंस आपने सीखे। यूनियन सीखा आपने, इंटरसेक्शन आपने सीखा, डिफरेंस आपने सीख लिया। इंटरसेक्शन से आपने पता लगाया कि कॉमन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।